Hello everyone. In this video we will discuss about future continuous tense and sentences are here from the daily use and you can do translation very easily from Hindi to English by seeing this video and you can speak English joyfully because आपको पता है कि आप without tenses जो है इंग्लिश को नहीं सीख सकते हो। तो टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो आपको कैसे पहचान होगी कि ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो आप देखेंगे कि मेन वर्ब के साथ आपका जो है रहा होगा, रही होगे या रहे होंगे जुड़ा होगा। तो आप देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल, बच्चे खेल रहे होंगे, तो आप खेल इसके अंदर में मेन वर्ब है, उसके बाद में ही आपको मिल रहा है रहे होंगे। तो पहचान जाते हैं बिल्कुल ईजिली कि ऐसा हो रहा होगा और ये काम कॉन्टिन्यूएशन में है, प्रोग्रेस में होगा, मतलब फ्यूचर के अंदर होगा ऐसा। तो आपको जो है ये इंडिकेशन दे देगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ही है। बच्चे खेल रहे होंगे या फिर और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसकी जगह पर, जैसे कि मम्मी खाना बना रही होंगी, जो है पापा ऑफिस में जा रहे होंगे, हम स्कूल में काम कर रहे होंगे, लॉकडाउन खुलने के बाद हम जो है इस समय स्कूल में पढ़ रहे होंगे। तो इस तरह से आप जो फ्यूचर के लिए थोड़ा सा प्रेडिक्शन करते हैं, थोड़ा सा आप जो है एक्सपेक्टेशंस करते हैं, तो वो सभी ऑनगोइंग प्रोसेस फ्यूचर के अंदर जो होंगे वो आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। तो व्हाट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, डेफिनेशन पढ़ के आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग, जो ऑनगोइंग होगा, जो चलेगा भी काम, और कॉन्टिन्यूड एक्शन, और कॉन्टिन्यू रहेगा ये एक्शन, विच विल अकर एट सम टाइम इन द फ्यूचर, जो होगा, अभी हुआ नहीं है, विल अकर, होगा वो सम टाइम, किसी भी समय, इन द फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर। इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर एक्शन, तो ये एक्सप्रेस करता है, शो करता है फ्यूचर एक्शन को, विच एन ऑनगोइंग नेचर, जो ऑनगोइंग नेचर का होगा, दैट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन फ्यूचर। तो एक्सपेक्टेशंस है आपकी, वो स्टार्ट होगा फ्यूचर के अंदर, एंड कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, और कंटिन्यू रहेगा कुछ पीरियड के लिए फ्यूचर में, तो उस कुछ टाइम के लिए वो कंटिन्यू भी रहेगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है वो काम, नहीं होगा मीन्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बहुत इजीली आप समझ सकते हो कि अभी आप जैसे लॉकडाउन के टाइम के ड्यूरिंग आप घर बैठे हो और घर में ही आपकी जो है जो है इसके अंदर ऑनलाइन स्टडी चल रही है, तो आप ये कहते हो जनरली बैठकर स्टूडेंट्स की जब हम लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो इस समय जो टाइम आपका स्कूल का फिक्स होता है कि इस समय हम स्कूल में पढ़ रहे होंगे, मीन्स आपकी एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर के लिए, और ऐसा कंटिन्यू रहेगा आगे जाकर। तो इस तरह के एक्शंस आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आते हैं। अब हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे उसकी, अगर आप हिंदी में बोल रहे हो उसको इंग्लिश में आप कैसे उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो एफर्मेटिव के लिए जो आपका सिंपल सेंटेंस है, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसके लिए आप सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सेल और विल में से कोई एक चीज़ लगाएंगे, फिर बी का यूज़ करेंगे। ध्यान रखना आपने बी का यूज़, और बी हमेशा चाहे नेगेटिव है, चाहे इंटरोगेटिव है, चाहे अफर्मेटिव, किसी भी टाइप का सेंटेंस है, बी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ ही रहेगी। मीन्स इन दोनों का कनेक्शन है, ये स्टार्टिंग से ही आप माइंड में रख लीजिए कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, कि बी को फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी है उसके साथ ही रहना है, ये सेपरेट नहीं होंगे। और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट रहेगा कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। तो इसके अंदर बेटा आपने ध्यान रखना है कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, जैसे इसके अंदर मैं है, मैं इसके अंदर सब्जेक्ट है, तो आई हम यूज़ करेंगे। और अगर आपका सिंपल फ्यूचर है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि सेल ख़त्म नहीं हुआ है, सेल आज भी इंग्लिश ग्रामर में है। कई सारे जो बच्चे हैं वो इस डाउट में रहते हैं कि सेल हम वैसे तो बोलते हुए हम कहते हैं कि आई विल डू दिस, या वी विल डू दिस, तो हम यूज़ करते हैं विल का। तो अगर हमारे ग्रामर में आई और वी के साथ सेल आता है तो हम फिर बोलते क्यों है ऐसा। लेकिन आपने अभी बोलना नहीं, आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक्स में भी ऐसा है। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर, वो आप जरूर देखें कि हमारे टू टाइप के फ्यूचर टेंसेस में होता है, एक एक्टिव फ्यूचर होता है और दूसरा हमारा जो होता है जिसको हम स्ट्रॉन्ग फ्यूचर भी बोलते हैं एक्टिव फ्यूचर को, और दूसरा हमारा नॉर्मल फ्यूचर होता है। तो नॉर्मल फ्यूचर के अंदर तो आपके वही रूल रहते हैं जो ट्रेडिशनल रूल्स हैं। एक्टिव और जो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है उसके अंदर जो है आपका
फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, जहाँ पर रूल अपोजिट हो जाते हैं कि आई और वी के साथ सेल यूज़ ना हो करके हम विल का यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये बात। तो यहाँ नॉर्मल फ्यूचर है तो सेल लगाना है आपने। उसके बाद आपने यूज़ करना है बी, तो हम बी का यूज़ करेंगे। अब पढ़ना इसके अंदर वर्ब है, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और उसके साथ आईएनजी। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी होती है तो ये भी मैंने पास्ट टेंस में डिस्कस करते हुए बताया था कि वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। तो 5 फॉर्म वर्ब की डिस्कस किया था, तो वो देखते रहिए आप वीडियोस को। तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को जोड़ देंगे तो वो फोर्थ फॉर्म है, तो रीडिंग हो जाएगा माई बुक। उसके बाद आपने लिखना मेरी अपनी किताब, ऑब्जेक्ट है अपनी किताब, तो माई बुक। इसी तरह से वो फुटबॉल खेल रहे होंगे, तो वे देखो आप, वे जो है इसके अंदर सब्जेक्ट है, वे की इंग्लिश क्या हो गई दे। उसके बाद दे के साथ क्या लगता है, नॉर्मल है ये भी फ्यूचर आपका, तो विल, तो इसमें इमोशन नहीं जुड़ी हुई है तो आप विल ही लगाएंगे, नॉर्मल जो रूल है वही फॉलो करेंगे। उसके बाद आपने बी लगाना है, विल बी। अब खेलना इसके अंदर वर्ब है, प्ले, आईएनजी जोड़ दिया प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट आपका है फुटबॉल। तो इजीली आप कर सकते हैं ट्रांसलेट। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। वह पाठ याद कर रहा होगा, तो ही जो है इसके अंदर वह होता है, तो हमने ही लगा दिया सब्जेक्ट। उसके बाद सेल और विल में से तो ये भी नॉर्मल ही है तो विल लगाएंगे, ही विल। उसके बाद बी लर्निंग द लेसन, तो ये आपको का बन जाएगा वह पाठ याद कर रहा होगा, ही विल बी लर्निंग द लेसन। तो आपने ध्यान रखना है, जो सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चाहे आपका कोई भी तरह का सेंटेंस है, आपका अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, आपने बी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ रखना है। अब देखिए आप नेगेटिव सेंटेंसेस, तो बी को फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ रखने का जब आप ये माइंड में बिठा लेंगे तो आपका ये सीक्वेंस भी गलत नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट वही चीज़ है, सिर्फ नोट को आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है सेल विल के बीच में और बी के बीच में। बी को फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ रखिए आप, गोइंग के साथ, प्लेइंग के साथ, सिंगिंग के साथ, ग्रेजिंग के साथ, बहुत सारी वर्ब्स है जो उनके साथ आप बी को रखिए बस। मैं दिल्ली नहीं जा रहा होगा, तो मैं इसके अंदर सब्जेक्ट है आई, फिर सेल और विल में से तो आपने नॉर्मल है ये सेल हो गया, तो उसके बाद नोट बी, फिर आना है आपका बी, जाना होता है गो, और आईएनजी जोड़ दिया गोइंग टू दिल्ली। वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही होगी, तो वह लड़की है तो सी का यूज़ किया आपने, तो विल सी के साथ आता है विल, नॉर्मल है ये भी सेंटेंस, कोई फीलिंग नहीं है। गुड़िया के साथ नहीं खेल रही होगी, तो फिर हमने नोट लगाना है, नोट लगाइए आप। तो नोट को कहाँ लगाना है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बी और हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाना आपने। सी विल नोट बी, खेलना होता है प्ले, प्लेइंग, और अपनी गुड़िया के साथ विद हर डॉल, दिस इज ऑब्जेक्ट। गाय घास नहीं चर रही होगी, तो गाय क्या है द काओ, उसके बाद काओ के साथ विल लगाया, नोट बी ग्रेजिंग ग्रास। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में और आपके अफर्मेटिव में बहुत ही कम डिफरेंस होता है कि आपका हेल्पिंग वर्ब जो सेल विल है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, और जो सब्जेक्ट आपका आगे था वो आपका पीछे चला जाएगा। मीन दोनों का जो सीक्वेंस है वो बदलना है और कुछ भी नहीं करना है। और नोट लेकिन सब्जेक्ट के बाद आना, इसका ध्यान रखना है। बी तो रहेगा ही आईएनजी के साथ, नोट को आपको सब्जेक्ट के बाद में लगाना है। क्या वह बाजार, अगर है तो लगाइए नोट, नहीं तो मत लगाइए। क्या वह बाजार जा रहा होगा, तो वह इसके अंदर सब्जेक्ट है, वह को देखकर ही विल सेल लगाए आप, तो वह की इंग्लिश होती है ही। अब ही के साथ क्या लगेगा विल, तो आप आगे जो है लगाएंगे विल। बाकी जो है आपका फिर बी आ जाएगा, क्योंकि नहीं तो इसमें है नहीं है, नोट तो हमने लगाना नहीं है, तो आप नोट को यहाँ से रूल में से हटा देंगे। अगर नोट है वह बाजार नहीं जा रहा होगा तो नोट लगाइए, नहीं तो आप मत लगाइए। विल ही बी गोइंग, जाने की गो, गोइंग टू द मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं गाँव पैदल जा रहा हूँगा, तो सेल इसके अंदर देखो आया, इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट को देख लीजिए आप, आई है इसके अंदर, तो उसको देखकर आप आगे सेल विल लगाएं। तो आई के साथ सेल बी गोइंग टू द विलेज ऑन फुट। क्या वह बच्चा शोर नहीं मचा रहा होगा, तो वह बच्चा इसमें सब्जेक्ट है। दैट चाइल्ड, यह होता है दिस, वह होता है दैट। दैट चाइल्ड, दैट चाइल्ड को देखकर आपने विल लगाना है आगे, विल दैट चाइल्ड। अब नहीं इसके अंदर है तो आप लगा दें साथ में नोट बी मेकिंग अ नॉइज, तो आपका जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस रेडी हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो उसमें और इंटरोगेटिव में
कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने क्वेश्चन वर्ड जो आया है ना एक्स्ट्रा, उसको सबसे आगे, सेल विल तो हमने आगे कर ही दिया था इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले, और सबसे आगे हम क्वेश्चन वर्ड को प्रेफरेंस देंगे। जैसे यहाँ पर ढूंढ लो आप कहाँ इसके अंदर है, तो कहाँ को सबसे आगे रखें, उसके बाद वही सीक्वेंस इंटरोगेटिव की रहेगी। तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे, तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, पहले हमने क्वेश्चन वर्ड को लगा दिया। उसके बाद सेल और विल, किसको देखकर, पिताजी को देखकर। तुम्हारे पिताजी इसमें सब्जेक्ट है, योर फादर, तो इसके अंदर आपका जो हो जाएगा योर फादर। उसके बाद बी आपने लगाया, फिर गोइंग टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, क्यों इसके अंदर आपका जो है क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई। उसके बाद वह जो है इसके अंदर सब्जेक्ट, तो ही, तो वाई को देखकर अपने विल लगाना है। वाई विल ही नोट बी रीडिंग दिस हिज बुक, उसकी किताब। आप कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, तो कितने, कितने मीन्स होता है हाउ मैनी, लड़के जो है बॉयज़ है, तो हाउ मैनी बॉयज़ विल बी स्लीपिंग इन द रूम। बहुत ही ईजिली आप कन्वर्ट इसको कर सकते हैं। अब इनमें डिफरेंस देखने के लिए आपको ये भी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट। सिंपल में आप ऐसे करते हैं, तो डिफरेंस कहाँ पर आता है, नेगेटिव के अंदर, तो आप देखेंगे विल और बी के बीच में आपने नोट लगा दिया, नेगेटिव बन गया। द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, गार्डनर पौधों में पानी दे रहा होगा, गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट, जो गार्डनर है वो पौधों में पानी नहीं दे रहा होगा। और क्वेश्चन जो वर्ड्स है आपका, क्या गार्डनर पानी दे रहा होगा, तो उसमें सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब को, विल को आपने गार्डनर से पहले ले आना है, तो क्या हो जाएगा, विल द गार्डनर बी वाटरिंग द प्लांट्स। अब गार्डनर कहाँ पर पानी दे रहा होगा, तो कहाँ इसमें पहले आ जाएगा वेयर, बाकी सभी इंटरोगेटिव की तरह सीक्वेंस चलेगा, विल द गार्डनर बी वाटरिंग द प्लांट्स। यूजेस, हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, शैल विल बी और फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी के साथ। सबसे पहले टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, वो एक्शन जो होगा प्रोग्रेस के अंदर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, कल की प्लानिंग कर रहे हैं आप। आई शैल बी ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, कहीं जाना हो आपको तो आप लिखेंगे कि मैं इस समय ना ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा हूँगा, तो यहाँ पर आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का यूज़ करना है, शैल बी ट्रैवलिंग का यूज़ करना है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी ये फ्यूचर में होने वाला एक्शन है और वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आप ट्रेन में होंगे, उस टाइम चल रहे होंगे। इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रीच होम, इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है आपको कि व्हेन यू रीच होम, जब तुम घर पर पहुँचोगे बारिश हो रही होगी। और दूसरा जो है हम यहाँ यूज़ करते हैं इसमें इंटरोगेटिव में सेंटेंसेस के अंदर, फ्यूचर कंटिन्यूअस का इम्प्लाइज ए पोलाइट रिक्वेस्ट, एक पोलाइट रिक्वेस्ट की फॉर्म में। अगर आपको किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, नम्र रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी है, या क्यूरी आपकी, तब भी आप इसको यूज़ करते हैं। जैसे विल यू बी कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, तो आप रिक्वेस्ट करोगे क्या आओगे आप मेरे साथ, तो इसमें भी आपने जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।